Okay, ji, here we go with the conclusion of normative approaches और हमने देखना है कि किस तरह से जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं उनमें चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं और वो क्यों कर जो है वो पॉलिटिकल साइंस के अंदर एक साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट नहीं कर। तो मोर और लेस अगर ट्रेडिशनल अप्रोचेस की बात की जाए तो वैल्यूज ऑफ पॉलिटिक्स के ऊपर इनका ज्यादा फोकस नॉर्मेटिव स्टाइल है और वैल्यूज ऑफ पॉलिटिक्स के ऊपर ये ज्यादा फोकस है। जैसा कि प्रीवियसली भी मैं बता रहा था कि इन अप्रोचेस ने मास वाइड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन की स्टडी के अलावा कोई और काम नहीं किया। डिफरेंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन को स्टडी किया है और उसके ऊपर काम करने की कोशिश। थीरी, नई थीरी और रिसर्च के ऊपर इनकी कोई कंट्रीब्यूशन नजर नहीं आता। इसी बात है कि किसी भी सब्जेक्ट के अंदर जब तक रिसर्च नहीं होगी, नई तहकीक नहीं होगी, उस सब्जेक्ट के आगे बढ़ने के जो इम्कानात हैं वो ना होने के बराबर हो। तो देयर इज नीड ऑफ रिसर्च इन दिस सब्जेक्ट और मोर और लेस यहां पर ट्रेडिशनल अप्रोचेस में हमें उस वक्त कोई रिसर्च नजर नहीं। और ये अप्रोचेस एक चीज पर बिलीव करती हैं कि फैक्ट्स और वैल्यूज ये इंटरलिंक्ड है, जबकि ऐसा नहीं होता कि फैक्ट्स और वैल्यूज आपस में इंटरलिंक्ड नहीं होते, क्योंकि कई मरतबा जो हकायक हैं वो वैल्यूज को डिस्कार्ड कर देते। वैल्यूज का ताल्लुक फेथ से है, आपके कल्चर के साथ है, जबकि फैक्ट्स का ताल्लुक जो है वो एक्चुअल के साथ है कि हाउ पीपल आर बिहेविंग। तो समहाउ वैल्यू जो है वो डिस्कार्ड हो जाती है। इसी वजह से यहां पर जो तहकीक थी वो सीना बसीना कि जैसे चीजें जनाब चल रही हैं वैसे ही चलती जाएंगी, हमने उसमें किसी किस्म का कोई मतलब जो है वो जदीद अंदाज नहीं अपनाना। दूसरे नंबर पर एक बंदे ने बरतानिया के मतलब इंस्टीट्यूशन का अगर मुतालिया किया ना, तो दूसरे ने मुतालिया कर लिया जनाब अमेरिका का, कि असल पर्पज ही यही था कि हमने कुछ भी कर लें आप, कि हमारा जो मुताले का जो अंदाज होगा वो इससे इसके अलावा और कुछ नहीं। सो मोर और लेस हम लोग इसमें इस बात को भी ऑब्जर्व करते हैं कि यहां पर जो जितना भी मुतालिया था वो एक ट्रेडिशनल फॉर्मेट के साथ जो था वो मौजूद। तो ट्रेडिशनल अप्रोचेस पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में जो है उनको नॉर्मेटिव होने की वजह से क्रिटिसाइज किया जाता था। और ये अप्रोचेस मोर और लेस आइडियलिस्टिक भी तो थी ना, कि कैसा होना चाहिए।
कैसा होना चाहिए। तो इन अप्रोचेस में ये बात थी कि हाउ शुड बी द सिस्टम। अब हाउ शुड बी की बजाय इन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि हाउ इज द सिस्टम, कि निजाम कैसा है। असल में ये देखना जरूरी था, हाउ शुड बी नहीं, क्योंकि शुड बी इज एन आइडियलिज्म, हाउ इज दैट इज रियलिज्म। ये दोनों में फर्क हमें समझने की जरूरत है। व्हाट ऑट टू हैपन, क्या होना चाहिए। और एक बात और है कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी, देखें बात याद रखिएगा कि रिसर्च के अंदर दो बड़े रिसोर्सेज होते हैं, एक प्राइमरी और दूसरे सेकेंडरी। प्राइमरी रिसोर्सेज ऑफ रिसर्च और सेकेंडरी रिसोर्सेज ऑफ रिसर्च। जब आप सेकेंडरी रिसोर्सेज ऑफ रिसर्च की बात करते हो तो उससे एक मुराद ली जाती है, और वो बड़ी वाज़ेह है कि आप जो है वो लाइब्रेरी के ऊपर आपका ज्यादा फोकस होता है, आपका फोकस पीडियोकल्स एंड जर्नल्स पर होता है, आपका फोकस जो है वो बुक्स पर होता है, आपका फोकस जो है वो सेकंड रिसोर्सेस पर होता है। वो बेशक रिसोर्स 200 साल पुराने क्यों ना, आप उसी में से चीजें पकड़ते हैं और रिसर्च करनी शुरू कर देते हैं। जबकि जो प्राइमरी रिसर्च है वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करती है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, ये प्राइमरी रिसर्च का काम है। और प्राइमरी रिसर्च जो है वो इस हवाले से काम कर रही है। सो मोर और लेस हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि ये रिसर्चेस जो हैं वो कैसे फंक्शन करती हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में प्राइमरी रिसर्च का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी रिसर्च, बल्कि एवरीथिंग वाज बेस्ड ऑन सेकेंडरी रिसर्च। क्योंकि और मोर और लेस इनके ये जितनी भी रिसर्चेस थी ना वो सारी की सारी यूरोप पर कर रहे थे। नॉन यूरोपियन जो ममालिक थे उनके पास या उनके पॉलिटिकल निजामों को स्टडी करने का इनके पास कोई टूल नहीं था। नॉन यूरोपियन के, सिर्फ यूरोपियन। और यूरोपियन निजामों के जो टूल्स हैं वो नॉन यूरोपियन निजामों के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकते। हत्ता कि ये बात बड़ी वाजिया है कि जमहूरियत या पार्लिमानी निजाम बरतानिया में भी है और पार्लिमानी निजाम जो है वो पाकिस्तान में भी है और हिंदुस्तान में भी है। लेकिन जो फंक्शनल वैल्यूज हैं वो दोनों में, जब जो फंक्शनल प्रोसीजर है वो दोनों में फर्क है।
आज भी हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का पार्लियामेंट्री सिस्टम इतना डेवलप्ड है जितना डेवलप्ड है ब्रिटिशर्स का, या जितना डेवलप है कैनेडियंस का। तो ये सेकेंडरी रिसोर्सेज के ऊपर, जैसा कि मैं बात भी कर रहा था, रिलाय करती है। जो इस इन अप्रोचेस के क्रिटिक्स हैं, वो मानते हैं कि असल जो काम है वो ये नहीं है कि आप सेकेंडरी रिसोर्सेज पर जाएं, बल्कि असल काम जो है वो आपकी लेबोरेटरी, ये दुनिया है जहां से आपने चीजों को लेना है और उनको मैनेज करना। सो मोर और लेस ये अप्रोच उस तरह से अफेक्टिव अप्रोच नजर नहीं आती, तो जिसकी वजह से पॉलिटिकल साइंस में और बाकी सोशल साइंसेस के अंदर भी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए एक दूसरी अप्रोच सामने आई। उस अप्रोच को हम लोग बिहेवियरल अप्रोच का नाम देते हैं। और जो बिहेवियरल अप्रोच है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सामने आती है, कि जहां सिर्फ इंस्टीट्यूशंस का मुतालिया नहीं किया जाता, बल्कि ये भी देखा जाता है कि उन इंस्टीट्यूशंस को कंडक्ट करते हुए जो डिफरेंट जो एक्टर्स हैं जो रियासत के अंदर मौजूद हैं, उनका रवैया है। तो बिहेवियरल अप्रोच इस बात को बिलीव करती है कि हमारी जो असल लेबॉरेटरी है वो ये दुनिया है, कि लेबॉरेटरी ऑफ द पॉलिटिकल साइंटिस्ट इज द आउटसाइड वर्ल्ड। ये बिहेवियरलिस्ट बिलीव करते हैं। हमें प्राइमरी रिसोर्सेज की तरफ जाना होगा रिसर्च के, यानी प्राइमरी रिसर्च, डायरेक्टली इंटरव्यू करने होंगे, सर्वेस कंडक्ट करने हैं, लोगों से डायरेक्ट ओपिनियन मांगनी है, बजाय इसके कि किताबों और रिसालों के अंदर जो छपा हुआ है हम उसको जस्ट कॉपी करके एक रिसर्च कर दें, वो रिसर्च नहीं कहना। तो प्राइमरी रिसर्च की बात होती है। तो लैंडस्लाइड, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जिसने अफेक्ट करता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर को, played an important role in the development of behavioral approach. तो जो इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन थी बिहेवियरलिज्म की, हैज बीन द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर। ये पॉलिटिकल बिहेवियर का मुतालिया था एज एन एरिया स्टडी ऑफ विद इन पॉलिटिकल साइंस। ये फोकस करती है रिसर्च इंडिविजुअल्स पर, फोकस करती है ये मतलब वोटर के ऊपर, लीडर के ऊपर, रेवोल्यूशन के ऊपर, पार्टी मेंबर पर, यानी कि ये वो तमाम फैक्टर है। असल में पार्लियामेंट फैक्टर नहीं है, ठीक है उसका अपना किरदार है, लेकिन असल में इंडिविजुअल्स हैं जो ये पार्लियामेंट बनाते हैं। वोटर का रवैया है कि वो किस पार्टी को वोट कास्ट कर रहा है और क्यों कर रहा है, और एक खास ग्रुप का इंपैक्ट पॉलिटिकल सिस्टम पर, यानी कि जैसा कि पाकिस्तान के अंदर जो मजहब का इंपैक्ट है, मजहबी असर, उसका असर क्या है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर, दैट इज द मेन थिंग। तो चार्ल्स मैरियम और आर्थर बेंटले ये मतलब कहते हैं
कि इन्होंने इसके हवाले से बड़ी मतलब जो है वो कंट्रीब्यूशंस करी, दे कंट्रीब्यूटेड अ लॉट अबाउट इट। तो ये मरियम की ये मतलब डिजायर थी, रिलेंटलेस डिजायर के मेक पोलिटिकल साइंस साइंटिफिक और इसकी इंटीग्रेशन की जाए अदर फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी। तो इस हवाले से डेविड ईस्टन ने 1967 में पॉलिटिकल साइंस की कुछ करेक्टरिस्टिक्स दी हैं, या सॉरी बिहेवियरलिज्म की कुछ करेक्टरिस्टिक्स दी हैं, जिनको हम फर्स्ट कैरी करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियरल अप्रोच। यहां सबसे बड़ा जो काम बिहेवियरलिज्म में किया जाता है, दैट इज द रेगुलरिटीज। वो समझते हैं कि कुछ यूनिफॉर्मिटीज हैं पॉलिटिकल बिहेवियर में, और विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन जनरलाइजेशन ऑफ थीरीज। अब जनरलाइजेशन क्या होती है कि जो चीजें एक सिस्टम पर अप्लाई हो सकती हैं उनको दूसरे सिस्टम पर भी अप्लाई किया जा सकता है। लाइक जो वोटिंग बिहेवियर है, या इस तरह से जो कॉन्सेप्ट है, वो जहां जब एक पर अप्लाई होता है तो वो दूसरे पर भी अप्लाई किया जा सकता है। तो जनरलाइजेशन कैन बी कंडक्टेड इजीली। उससे हम लोग पॉलिटिकल फिनोमिने को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पॉलिटिकल फिनोमिना बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड किया जा सकता है। और जहां हम इस बात को भी जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस मोर और लेस इंडिविजुअल बिहेवियर के कलेक्टिव बिहेवियर की बजाय इंडिविजुअल बिहेवियर पर काम करते हैं। और सिचुएशनल इंडिविजुअल बिहेवियर, एक खास बंदे को एक सिचुएशन में अगर डाल दिया जाता है तो उसका बिहेवियर ऑलमोस्ट मोर और लेस सिमिलर हो। इसको हम कहते हैं रेगुलरिटीज ऑफ बिहेवियर। और इस चीज को, जैसे पूरी दुनिया में H2 O पानी बनेगा, ऐसे ही अगर हम लोग कुछ रेगुलरिटीज तय कर लें कि ऐसी सिचुएशन में बंदा इस तरह से रिएक्ट करेगा, तो हम उसको कहते हैं कि दैट इज द रेगुलरिटीज। ये पूरी दुनिया में सिमिलर होता है। उसके बाद वेरिफिकेशन। वो हर चीज को टेक फॉर ग्रांटेड नहीं लेते कि जो कुछ लाइब्रेरी में पढ़ा हुआ बिल्कुल सब कुछ सही लिखा हुआ है। नो, वो क्या कहते हैं? टेस्ट एंड वेरीफाई। खुद जाके एक्सपेरिमेंट करो, खुद जाके डेटा इकट्ठा करो। एक्सपेरिमेंटेशन एंड डेटा कलेक्शन, दैट इज द की एलिमेंट, और दैट इज द प्रीडोमिनेंट एलिमेंट। कि जो चीज वेरीफाइड नहीं है वो साइंटिफिक नहीं है। इस वजह से जहां पर वैल्यूज की कोई कदर नहीं है, असल में अगर कदर है तो वो फैक्ट्स की और हकायक के ऊपर ही बात होगी। बिहेवियरलिस्ट जो हैं, they emphasize on the use of those research tools। वो उन रिसर्च टूल के ऊपर एम्फसाइज करते हैं and methods which generate valid, reliable and comparative data। generate valid, reliable and comparative data जहां से मिलती रिसर्च के अंदर, यानी कि सैंपल सर्वेज होने चाहिए। जैसा कि मैं बात कर रहा था,
मैथमेटिक यानी कि स्टैटिस्टिकल रिसर्च हो, शुमारियाती जायजा लेना है। दो तरह की रिसर्च होती है ना, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। ये बात क्वालिटेटिव की नहीं करते, क्वालिटेटिव जो है वो मोर और लेस सेकेंडरी रिसोर्सेज के ऊपर हो जाती है ज्यादातर, जबकि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है आपको प्राइमरी रिसोर्सेज पे जाना पड़ता है। क्वांटिटेटिव के अंदर चूंकि शुमारियाती जायजा मौजूद है, इस वजह से आपको मैथमेटिकल और जो है ये चीजें जो है वो एंगेज करना पड़ता है। फिर क्वांटिफिकेशन, जिसकी मैं बात भी कर रहा हूं कि डाटा कलेक्शन, कितने फीसद लोग, 100 में से कितने लोगों ने आपका साथ दिया, आपकी इस ओपिनियन का कितने लोगों ने उसका जवाब दिया। रिसर्चर उसको मेजर करता है और क्वांटिफाई करता है। ये क्वांटिफिकेशन जो है उससे ये नहीं बता, क्वांटिफिकेशन हमेशा ये बताती है कि व्हाट इज, ये नहीं बताती कि व्हाट ऑट टू बी। वो ये बताती है कि है क्या, क्या होना चाहिए, वो ये नहीं बताते। एक्चुअल रियलिटीज क्या है उसके ऊपर जो है वो बात होती है। सो मोर और लेस हम जब भी बात करते हैं हमें एक बात क्लियरली नजर आती कि किस तरह से मतलब ये जो टेक्निक्स हैं ये जो है वो काम कर रही हैं, और कैसे जो साइंटिफिक रिसर्च है वो कंडक्ट होती है। फिर यहां पर बिहेवियरिस्ट जो हैं ये कहते हैं कि जनाब वैल्यूज का कोई रिलेशन नहीं है फैक्ट्स के साथ। देयर इज कंप्लीट डिनायल ऑफ वैल्यूज। ऑब्जेक्टिव रिसर्च जो है वो वैल्यू फ्री होनी चाहिए। वैल्यू फ्री से क्या मुराद है कि जनाब ये अच्छा है, ये हमारे मजहब के लिए ठीक है, ये नहीं है। नो, आप ये देखें कि क्या वो एग्जिस्ट कर रहा है, उसके पास प्री कंसीव्ड नोशन नहीं होना चाहिए कि मैं अपने मुल्क के खिलाफ बात करूंगा। नो, ऐसी कोई बात नहीं। अगर बात करनी पड़े तो उसको बात करना होगी, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है कि वो एक प्री कंसीव्ड नोशन के साथ जाएगा तो वो बायस रिसर्च कर रहा होगा। वो कई ऐसी चीजें छोड़ देगा जो बहुत, जहां से बहुत से हमसे सवाल मिल सकते हैं। ये समझते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर रिसर्च जो है वो सिस्टमैटिक होनी चाहिए। सिस्टमैटिक रिसर्च जो है उसके लिए आपके पास पहले क्या मौजूद होता है, एक हाइपोथेसिस, और उस हाइपोथेसिस को आप टेस्ट करते हो। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के साथ आप एक हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं, और हाइपोथेसिस आपका क्या होता है, टेस्ट होता है। टेस्ट करने के बाद आपका डाटा एनालिसिस होता है, और डाटा एनालिसिस के बाद आप अपनी थ्योरी पेश करते हैं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। और ये जो हाइपोथेसिस की टेस्टिंग है ये डायरेक्टली होगी। तो सिस्टमैटिक प्रोसेस इसको फॉलो करना। और वो समझते हैं कि पॉलिटिकल साइंस को प्योर साइंस की तरह रखा जाए, यानी जिसके नताज पूरी दुनिया में एक जैसे हो, जैसे H2 O पूरी दुनिया के अंदर एक जैसा नतीजा लाता है। पॉलिटिकल साइंस की भी ऐसे रिसोर्सेस हो कि इसके टूल्स अगर पूरी दुनिया के अंदर किसी भी जगह पर अप्लाई किए जाएं तो नताज एक जैसे, नताज में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। और इसको बाकी जो सोशल साइंसेस हैं उससे भी सेपरेट नहीं करना। ये अप्रोच बिलीव करती है वेरियस पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को, सोशल फैक्टर्स की वो भी असरअंदाज होते हैं,
और पॉलिटिकल साइंस को बाकी डिसिप्लिन से अगर सेपरेट करने की बात की जाए तो ये इस चीज से एग्री नहीं करते और इसको रैशनल वे ऑफ थिंकिंग के साथ मतलब जो है वो एंगेज करते हैं कि इसको बाकी सब्जेक्ट्स के से डिसएसोसिएट नहीं किया जा सकता, बल्कि बाकी सब्जेक्ट जो हैं वो भी इसके साथ डीपली इंटीग्रेटेड रहेंगे।